प्यारे बच्चों, आज हम मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। इसमें आज केवल उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। मैट्रिक्स क्या होती है, कितने प्रकार होते हैं, पहले मैट्रिक्स को समझने की आवश्यकता है। तो हम केवल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे इसमें। मैं हरेंद्रपाल सिंह, श्री आर के इंटर कॉलेज कोटला, फिरोजाबाद। बच्चों, मैट्रिक्स को अगर एक लाइन में मैं कहूँ तो मैट्रिक्स को ये कहते हैं कि इसकी जो परिभाषा है, इट इज़ द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। ये कह सकते हैं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी समझ में नहीं आएगा तो नो प्रॉब्लम। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक उदाहरण से शुरू करते हैं हम। मान लीजिए एक अखबार की गाड़ी है जो फिरोजाबाद से चलती है। उसके अंदर ये 3 प्रकार के अखबार हैं। एक दैनिक जागरण है, ये एक अमर उजाला है, एक हिंदुस्तान टाइम्स है। वो गाड़ी में एक हॉकर बैठा रहता है और उसको 4 जगह पर, जो गांव हैं वो वहाँ फिरोजाबाद से चलता है और फरिया तक जाता है। तो वो पहले गौच पहुंचता है। गौच में दैनिक जागरण के 50 न्यूज़पेपर वो फोल्ड करके रखता है, उनके लिए 50, और अमर उजाला 40 और हिंदुस्तान टाइम्स 30। इस तरह से उनको पहले से ऑर्डर दिया होता है गौच से। तो गौच में वो दैनिक जागरण 50, अमर उजाला 40 और हिंदुस्तान टाइम्स 30 दुकानदार को फेंक के और फिर आगे बढ़ता है। बत्रा आता है, बत्रा में 20 और 30 और 40 इस तरह से वो उनको ऑर्डर मिला हुआ है। तो इस तरह से उनका एक बंडल बना के बत्रा पे गिरा देता है। फिर कोटला आता है, कोटला में 100 दैनिक जागरण, 50 अमर उजाला और 50 ही हिंदुस्तान टाइम्स। इसके ऑर्डर से तो वो इनको गिरा देता है। और ऐसे ही फिर लास्ट में फरिया जाता है। फरिया में दैनिक जागरण की डिमांड 200 की है, अमर उजाला 100 और हिंदुस्तान टाइम्स भी 100। तो ये उसका रोज़ाना का काम है बच्चों। लेकिन ये जो नंबर्स हैं ये बदले रहते हैं। जैसे जैसे डिमांड उसके पास आती है वैसे वैसे वो उनको बनाता रहता है। इस तरह से जैसे ये 50 है, फिर 40 है या 30 है, इस तरह से डेली वो बदलता है। बच्चों, वो 2-4 दिन तो लिखेगा इस तरह से कि ये दैनिक जागरण है, ये अमर उजाला है, ये हिंदुस्तान टाइम्स है। बाद में यहाँ गौच डालेगा, फिर ये डालेगा। लेकिन जब उसको प्रैक्टिस हो जाएगी तब फिर वो इस तरह से नहीं लिखेगा। फिर वो क्या करेगा, वो एक मैट्रिक्स बना लेगा। ये इस तरह से लिख लेगा 50, 40, 30। आपने कभी दर्जी को अपना शर्ट का नापा दिया है? शर्ट बनाने के लिए जब दर्जी शर्ट या पैंट का आपसे मेज़रमेंट लेता है तो वो नापता जाता है और ये नहीं लिखता कॉलर कितना बड़ा है, आपकी आर्म की जो बाएं उसकी लंबाई कितनी बड़ी है, उसकी लेंथ कितनी है, कितनी आपके सीने की चौड़ाई है। ऐसे सीने की चौड़ाई वगैरह नहीं लिखता, वो सीधा बस नापता जाएगा और लिखता जाएगा। इसी तरह से उनको याद हो जाता है, उनके जहन में पहले बैठ जाता है कि ये क्या लिखा है। तो यहाँ पर वो जब आगे आने वाले महीने 2 महीने में जब यही काम करेगा तो वो क्या करेगा, वो जान जाएगा कि ये जो पहली लाइन है ये गौच के लिए है, दूसरी लाइन है ये बत्रा के लिए है, ये कोटला के लिए है, ये फरिया के लिए है। और ये जो लाइन है बच्चों, ये इसको हम रो के नाम से जानेंगे, पंक्ति। और ये जो दैनिक जागरण का जो ये है क्वांटिटी है दैनिक जागरण की, ये इसको कॉलम के नाम से जानेंगे। तो दैनिक जागरण और ये अमर उजाला की रहेगी और ये इस तरह से हिंदुस्तान टाइम्स यहाँ रहेगा। तो ये कुछ इसमें फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा सीधा एक अरेंजमेंट बनाएगा। इसी को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। ये आयताकार है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है ये। तो ये जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, आयताकार जो एक अरेंजमेंट बनाया हुआ है नंबर का, इसी को
मैट्रिक्स कहा जाता है बच्चों। ये जो चीज़ है ये ही मैट्रिक्स के नाम से जानी जाती है। तो कोई ज़्यादा बड़ी बात तो है नहीं। अगर हम नंबर्स को इस तरह से लिख लेंगे कि ये एक रो है, ये रो है, दूसरी रो है, तीसरी रो है, चौथी रो है, इस तरह से ये R1 है, ये R2 है, यहाँ पे R3 है, ये R4 है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो मैट्रिक्स है इसमें 4 रो हैं, 4 रो, और ये कॉलम है, ये कॉलम है। तो कॉलम कितने हैं इसमें? 3 कॉलम है। तो अगर हम कोई मैट्रिक्स को डिफाइन करें बच्चों तो हम ये बताएंगे उसमें कितने रो कितने कॉलम है। तो इसमें जो लिखने का तरीका रहता है बच्चों वो इस तरह से रहता है, रो क्रॉस कॉलम, रो बाय कॉलम। तो ये मैट्रिक्स कितनी रो हैं इसमें? 1 2 3 4, 4, और कॉलम कितने हैं बच्चों? 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 3। तो ये मैट्रिक्स 4/3 ऑर्डर की कही जाएगी। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 4/3। ये ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो हमने मैट्रिक्स के बारे में जान लिया, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और उसका ऑर्डर, जो रो होते हैं और जो कॉलम होते हैं। बच्चों अगर मान लीजिए मैं ये कहूँ कि वो इस तरह से 1 महीने तक न्यूज़पेपर को यही काम करता है, तो वो कभी 40 लाएगा, कभी यहाँ 50 लाएगा, किसी दिन 40 लाएगा, किसी दिन 30 लाएगा। तो उसी तरह से वो बहुत सारी मैट्रिक्स बन जाएंगी। जैसे ये मैट्रिक्स बनी है, हर एक दिन की एक एक मैट्रिक्स बनेगी। बच्चों अगर वो मंथ के एंड में हिसाब लगाएगा कि कोटला में हमने कितने पेपर दिए थे, तो कैसे जोड़ेगा बच्चों? वो हम ये जानते हैं कि वो जोड़ेगा कैसे। जो अमर उजाला होंगे वो अमर उजाला में इस तरह से इसमें जोड़ता रहेगा। ये दैनिक जागरण, ये दैनिक जागरण है, और अमर उजाला यहाँ पर जोड़ता रहेगा, और जो हिंदुस्तान टाइम्स है वो इसमें जोड़ता रहेगा। तो इस तरह से अगर बहुत सारी मैट्रिक्स होंगी उसको इस तरह से, तो वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ेगा। ये इसके एलिमेंट है बच्चों, ये जो हैं, ये जो नंबर दे रखे हैं, ये मैट्रिक्स के एलिमेंट बोले जाएंगे। तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ेगा। अब इनको लिखने का क्या तरीका होता है बच्चों? मान लीजिए मैंने इसको मैट्रिक्स ए बोल दिया, तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो मान लीजिए स्मॉल ए से मैं निरूपित करता हूँ, और फिर एक छोटा सा रो और कॉलम। तो यहाँ पर A11 कौन है? 50। इसी तरह से इसका जो A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो मतलब ये वाली रो, कॉलम मतलब ये वाले जो कॉलम है ये। तो इसमें A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में कौन आ जाएगा बच्चों? जो 40 ये लिखा हुआ है। इसी तरह से A13 ये एलिमेंट कौन आएगा? 30। तो इस तरह से इसको लिखने का चलन है। अब मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि A32 कौन सा एलिमेंट है? कौन सा एलिमेंट है? थर्ड रो मतलब ये वाली रो में। और 2 कौन है? सेकेंड। ये जो 2 है ये उसकी कॉलम को बताता है। तो ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है। सेकेंड कॉलम में ये एलिमेंट आएगा 50। तो इस तरह से हम जो एलिमेंट हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनकी लोकेशन बता सकते हैं। A11, A12, A13 जितने भी फर्स्ट रो के एलिमेंट होंगे उसमें सब में जो पहला जो सफिक्स आएगा ये वो हमेशा 1 आएगा। ऐसे ही दूसरे वाले जो दूसरी रो में है उसमें पहला जो सफिक्स आएगा वो 2 आएगा। तो इस तरह से इनको लिखा जाएगा। और कॉलम, इसको जो मैट्रिक्स को लिखने का तरीका है वो कुछ इस तरह से भी हम लिख देते हैं। कोई भी एलिमेंट होगा, ith रो ये रो है और jth कॉलम। बच्चों अगर हम जोड़ेंगे कोई एलिमेंट है, मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स A है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट लिखे हुए हैं, और कोई मैट्रिक्स B है, मान लीजिए उसमें भी कोई एलिमेंट है, और हम इन दोनों को मैट्रिक्स को जोड़ना चाहते हैं। जैसे कि हमने इस केस में देखा था, जो न्यूज़पेपर वाला जो हॉकर है
वो उसकी मैट्रिक्स आप देखें, ये हमेशा ही जब भी वो मैट्रिक्स लेके आएगा अपनी, तो वो हमेशा 4/3 ऑर्डर की होगी, और तभी उसमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़े जाएंगे। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है 4/3 की, उसका जो एक एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट मैंने ले लिया, और कोई दूसरी मैट्रिक्स है वो भी 4/3 की है, और उसका मैंने B11 एलिमेंट ले लिया। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो वो A11 B11 से जुड़ेगा, जो फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट से जुड़ेगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से जुड़ेगा। तो इस तरह से इसका एडिशन हो जाएगा बच्चों। और मान लीजिए वो महीने के अंत में ये देखना चाहता है कि कोटला के जो कोटला में जो दुकानदार है उससे मुझे कितने रुपए लेने हैं, फरिया वाले से कितने रुपए लेने हैं, क्योंकि अखबार तो डालेगा। तो उसका रेट हमने मान लिया कि मान लीजिए ये जो दैनिक जागरण है उसका रेट 5 रुपये का एक अखबार आता है, और अमर उजाला 4 रुपये का आता है, और मान लिया कि जो हिंदुस्तान टाइम्स है वो 3 रुपये का आता है। तो वो कैसे हिसाब लगाएगा बच्चों? वो 5 की गुणा किस में करेगा? कोटला के लिए। तो कोटला के लिए 5 की गुणा करेगा वो 50 में, 4 की गुणा करेगा 40 में, 3 की गुणा करेगा 30 में। तो वो कुछ इस तरह से हिसाब लगाएगा। देखिए यहाँ देखेंगे कोटला के लिए ये कितना पैसा उसको लेना है, वो इस तरह से लेगा, और फिर इसको इसी तरह से बत्रा के लिए भी बत्रा के हिसाब लगा देगा, और फिर नहीं, ये गौच है, गौच के बाद बत्रा, फिर कोटला, और उसके बाद फरिया। तो उस तरह से वो जब उनके हिसाब लगाएगा तो उनके उत्तर इधर मैट्रिक्स के रूप में लिख देगा। देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं कि जो मैट्रिक्स आ रही है गुणा करके, ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है बच्चों? रो कितनी है इसमें? 4 हैं, कॉलम कितने? 1 हैं। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि यदि 2 मैट्रिक्स को गुणा किया जाए, और ऑर्डर कैसे? ये है 4/3 की मैट्रिक्स, और दूसरी जो मैट्रिक्स है ये जो कॉस्ट वाली है ये है ये मैट्रिक्स 3/1 की मैट्रिक्स है। तो हम देख रहे हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन होगा जबकि ये कॉमन होंगे दोनों में, और जो उत्तर आएगा वो 4/1 का आएगा। तो हमने मैट्रिक्स देखा, ये मैट्रिक्स ऑफ द मल्टीप्लिकेशन, जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। हालांकि हम इसकी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन क्योंकि अखबार का जिक्र चला था तो इसलिए हमने इसको आगे बढ़ाया है। कुछ और परिभाषाएं हैं बच्चों, वो परिभाषाओं के बारे में बात कर लेते हैं ज़रा। अब हमने ये तो सीख लिया कि मैट्रिक्स क्या होती है। ये जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं, और उसके जो ऑर्डर है वो रो बाई कॉलम R×C, उसको ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बोला जाता है। अब इसकी कुछ परिभाषाएं हैं वो देख लेते हैं। यहाँ देखें, एक सबसे पहला तो यह है कि अवयव का कोई संख्यात्मक मान नहीं होगा। अब देखिए वो अखबार हैं, केवल अखबारों के नंबर्स हैं, उसमें भी दैनिक जागरण है, कहीं अमर उजाला है, कहीं हिंदुस्तान टाइम्स है, कहीं कोटला में फेंक रहा है, कहीं फरिया में फेंक रहा है। तो उसका क्या कोई संख्यात्मक मान कैसे निकाल सकते हो उसको? सभी नंबर्स को कोई जोड़ा घटाया थोड़ी जा सकता, उनसे क्या मतलब हो जाएगा? अब मान लीजिए ये मैट्रिक्स है मेरी, अब मैं इन सबको जोड़ दूं तो क्या मतलब हो जाएगा? केवल ये पता लग जाएगा कि कितने अखबार उस दिन गए थे बस, लेकिन कौन से अखबार गए थे, कितने गए थे, और वो कहाँ भेजे गए थे, उसका कोई ज्ञान नहीं होगा। तो इसलिए आप ये जो इसमें लिखा है सबसे पहला, अवयव का कोई संख्यात्मक मान नहीं होता। आगे संख्यात्मक मान हालांकि हम निकालेंगे, लेकिन उसको फिर हम अवयव नहीं बोलेंगे, उसको कुछ और बोलेंगे, वो डिटर्मिनेंट के नाम से जानेंगे। जब उस चैप्टर में आएंगे तब उसकी हम चर्चा करेंगे। बच्चों सबसे पहले क्षैतिज अवयव। क्षैतिज अवयव की देखिए परिभाषा देख रहे हैं आप यहाँ, पंक्तियों की संख्या यदि स्तंभों की संख्या से बड़ी छोटी है तब उसे पंक्ति अवयव कहा जाएगा। क्षैतिज अवयव, क्षैतिज का मतलब है इस तरह से, अवयव इस तरह से होना, ये क्षैतिज है। और ऊर्ध्वाधर अवयव कैसे होगा? वो ऐसे होगा।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कॉलम हैं वो ज़्यादा होंगे और जो रो हैं वो कम होंगी। ये रो हैं, तो रो जब लेस देन कॉलम होंगे तो उसको हम क्षैतिज आव्यूह बोलेंगे। और ये जो आव्यूह है इसमें क्या होगा, रो विल बी ग्रेटर देन कॉलम्स, इसको हम बोलेंगे ऊर्ध्वाधर आव्यूह या वर्टिकल मैट्रिक्स। यहाँ देखिए, ये देखिए। तो परिभाषाएं हालांकि कभी ऐसा नहीं है कि परीक्षा में आ जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको जानकारी अवश्य होनी चाहिए। वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह कैसा होता है बच्चों? वर्ग आप जानते ही हैं, इस तरह का वर्ग होता है। लेकिन हमारे मैट्रिक्स के हिसाब से क्या होगा, जब उसमें रो और कॉलम बराबर होंगे तब हम उसे वर्ग आव्यूह कहेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाएगा उसको, मतलब 3x3 होगी, 4x4 होगी, उस तरह से। आपके जो सिलेबस में है बच्चों वो केवल 3x3 मैट्रिक्स तक आपके सिलेबस में है, तो हम 3x3 तक ही सीमित रखेंगे। कभी कभी उससे कम हो सकती है, लेकिन ज़्यादा नहीं होगी। पंक्ति आव्यूह, यहाँ पर देखेंगे ये पंक्ति लिखा है और ये क्षैतिज आव्यूह लिखा है। इसमें बहुत थोड़ा सा कम है बच्चों, बहुत थोड़ा सा ही अंतर है बच्चों। इसमें जो क्षैतिज आव्यूह है इसमें इस पंक्ति मतलब रो आव्यूह। रो आव्यूह का मतलब है जिसमें केवल एक रो होगी बस। मतलब मान लीजिए कोई एलिमेंट, कोई मैट्रिक्स इस तरह से है 1 2 3, बस इस तरह से इसमें एक रो है, इसको बोलेंगे पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स। हालांकि ये क्षैतिज भी है, ये जो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी है, ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में भी लिखी जाएगी, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स कैसी होगी बच्चों, जिसमें 1 2 3 4 ऐसे एलिमेंट होंगे, केवल एक ही कॉलम होगा, उसको हम कॉलम मैट्रिक्स के नाम से जानेंगे। और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये ऊर्ध्वाधर आव्यूह भी है। अब शून्य बच्चों, ये अब इसमें जो नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको, लेकिन ऐसी कोई मैट्रिक्स हो या 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 ऐसी कोई मैट्रिक्स हो, ये सभी शून्य मैट्रिक्स हैं बच्चों, सभी नल मैट्रिक्स, वाइड मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो जब हम नल मैट्रिक्स की बात करेंगे, शून्य मैट्रिक्स की बात करेंगे, तो उसके ऑर्डर की बात अवश्य करेंगे। तो हमें नल मैट्रिक्स के साथ उसका ऑर्डर अवश्य लिखना चाहिए, नहीं तो नल मैट्रिक्स तो सभी हैं, जितनी भी जीरो वाली मैट्रिक्स है सभी नल हैं। शून्य मैट्रिक्स ये है, देखिए यहाँ पर आपके सामने लिखा है, ये शून्य मैट्रिक्स, जिसमें प्रत्येक अवयव शून्य होता है। लेकिन शून्य मैट्रिक्स के साथ में हमें उसके ऑर्डर का भी ज्ञान होना चाहिए। आयताकार आव्यूह आप जानते ही हैं, इस तरह से होगा, वो आयताकार आव्यूह होगा। जो वर्ग आव्यूह नहीं है वो आयताकार आव्यूह है। और वर्ग आयताकार हो गया, वर्ग आव्यूह के अवयव एक मुख्य, एक कुछ ऐसे भी मैट्रिक्स है, मान लीजिए ये मैट्रिक्स है 3x3 की है, तो इसके जो ये एलिमेंट है ये मुख्य विकर्ण के अवयव बोले जाएंगे। मुख्य विकर्ण, इसकी हमें आगे भी जरूरत पड़ने वाली है बच्चों। कोई अगर ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसमें मुख्य विकर्ण के जो अवयव हैं वो 1 1 होंगे और बाकी सभी अवयव 0 0 है, तो ये 3x3 के मैट्रिक्स है। ऐसे मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
मतलब जब हम मैट्रिक्स को गुणा कर देंगे किसी में, तब वो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये जैसे हमारे पास गुणन में जैसे 1 होता है, जब हम जैसे मान लीजिए 50 की गुणा 1 से कर देते तो 50 ही रहता है। ऐसे ही कोई अगर मैट्रिक्स हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कोई फ़र्क नहीं डालेगी। इसलिए इसको यूनिट मैट्रिक्स कहा जाता है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है, यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको। हाँ बच्चों, और एक बात है, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है जिसमें कुछ एलिमेंट हैं, मान लीजिए 1 2 3 ऐसे एलिमेंट हैं और बाकी सभी एलिमेंट 0 हैं। ऐसे आव्यूह को हम विकर्ण आव्यूह बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह बोला जाएगा। इसी में यदि विकर्ण आव्यूह में ही, अब 2-3 परिभाषा और हैं बच्चों, इसको सभी एलिमेंट इसमें 1-1 हो जाते हैं। मान लीजिए ये भी 1 हो, मान लीजिए ये 1 हो जाता है, ये भी 1 हो जाता है, तब ये मैट्रिक्स क्या हो जाती है? यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाती है। मान लीजिए अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मान लीजिए इसमें कोई एलिमेंट है लेकिन सभी एलिमेंट एक जैसे हैं। मान लीजिए ये के है, ये भी के एलिमेंट है, ये भी के एलिमेंट है। मान लीजिए कोई एक जैसे एलिमेंट है, के नहीं है तो आप 2-2 ले लीजिए, 3-3 ले लीजिए, कोई नंबर ले लीजिए, लेकिन तीनों नंबर विकर्ण के एक जैसे होने चाहिए और बाकी सभी 0। ऐसे मैट्रिक्स को कांस्टेंट मैट्रिक्स कहा जाता है बच्चों। स्केलर मैट्रिक्स, सॉरी कांस्टेंट नहीं है, स्केलर मैट्रिक्स कहीं है इसका जिक्र। अदिश आव्यूह, देखिए ये ऐसे आव्यूह को जहाँ ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान तथा शेष सभी अवयव शून्य होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को अदिश या स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है। और थोड़ा सा और भी है, वो आपके ज़्यादा काम का नहीं है। इसमें जैसे ये लिखा है उपत्रिभुजीय आव्यूह, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसमें होता ये है कि मान लीजिए 3x3 के मैट्रिक्स है और मान लीजिए ये एलिमेंट है उसमें और ये 0 है। तो ऐसे मैट्रिक्स में आप देख रहे हैं ये एक ट्रायंगल बन रहा है ये, और ये ऊपर की साइड में बन रहा है। तो ऐसे मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है, या क्या लिखा है इसमें, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। हम जो इंग्लिश में बोलते हैं इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं उसको, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे ही जैसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, ऐसे ही एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होती है। उसमें केवल क्या होता है बच्चों, नीचे एलिमेंट रहते हैं और ऊपर वाले पार्ट में कोई भी जो एलिमेंट जो भी रहेंगे वो सभी 0 एलिमेंट रहेंगे। और इसमें एक और बात है, ये 2 आव्यूह समान बोले जाएंगे। कब बोले जाएंगे? जब उनके ऑर्डर सेम होंगे और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होंगे। अगर मान लीजिए कोई भी हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, मान लीजिए ये इसका ऑर्डर 3x3 है और दूसरा भी 3x3 है, तो ये ऐसी मैट्रिक्स को जब इनके ऑर्डर सेम होंगे तब हम इनका जो पहले वाले का एलिमेंट है वो 1-1 है, उसको B11 से कंपेयर करेंगे और A12 को B12 से कंपेयर करेंगे। ऐसे करस्पॉन्डिंग जो संगत एलिमेंट हैं उनसे कंपेयर करेंगे। अगर वो सेम है तो वो समान मैट्रिक्स कही जाएंगी। हाँ बच्चों, यदि 2 मैट्रिक्स को जोड़ा जाएगा, वो कब जोड़ा जाएगा? जब उनके ऑर्डर सेम होंगे। और ऐसे मैट्रिक्स को कन्फॉर्मेबल मैट्रिक्स बोला जाता है। ये कन्फॉर्मेबल का मतलब है वो जोड़ने योग्य मैट्रिक्स हैं, और जोड़ने योग्य मैट्रिक्स कब होगी? जब उनका ऑर्डर सेम होगा। तो ये हमने आज इसकी परिभाषा पढ़ी बच्चों, मैट्रिक्स के बारे में हमने जाना। मैट्रिक्स इज़ द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट
और हमने उसकी परिभाषाएं, क्षैतिज आव्यूह क्या होता है, ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या होता है, वर्ग आव्यूह क्या होता है, उसका रोज़ कितने कैसे होते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं, ये सब हमने आज पढ़ा है। और कल हम इनके ऑपरेशंस की चर्चा करेंगे बच्चों। इनका मैट्रिक्स का जोड़, घटाना, गुणा, भाग तो करना ही है, लेकिन हम इन्वर्स निकालने की भी कोशिश करेंगे, वो बाद में आएंगे। लेकिन जो कल बात करेंगे हम इसी से संबंधित इनके जो ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज इतना ही बस। थैंक यू।